कानून वही तेवर नया। दरअसल ये हम इसलिए एक बार फिर से आपको बता रहे हैं क्योंकि तेवर जो है वो नया तेवर अब दिखेगा फिर से। कानून तो वही है, शराबबंदी का फैसला भी वही है, लेकिन समीक्षा बैठक में जो निर्देश दिए गए उसे सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी और तेवर नया चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार ने उस नए तेवर के लिए भरोसा एक बार फिर से उस पुराने चेहरे पर जताया है, जिस पुराने चेहरे के बूते बिहार में शराबबंदी लागू की गई। के पाठक, जी हां, के पाठक एक बार फिर से शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। के पाठक को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं के पाठक। शराबबंदी की समीक्षा के बाद यह बड़ा और बेहद कड़ा फैसला, और इस फैसले के बहुत बड़े मायने हैं। के पाठक को उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी मिली है और के पाठक जो जाने जाते हैं अपने कड़क फैसलों से, कड़क मिजाज के कारण जाने जाते हैं। और शराबबंदी जब लागू हुई उस वक्त इन्हें ही के पाठक को ही मद्य निषेध विभाग का सचिव बनाया गया था, जिम्मा दिया गया था, और इनके जिम्मे ही शराबबंदी कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने के पाठक पर ही भरोसा जताया है। तो चलिए अब समझ लेते हैं के पाठक। इस नाम की चर्चा अगर हम इतनी जोर शोर से कर रहे हैं तो के पाठक कौन हैं, कैसे अपने फैसलों से सुर्खियों में रहे हैं, जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। और के पाठक बेहद कड़क मिजाज और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। शराबबंदी कानून का ड्राफ्ट के पाठक ने ही तैयार किया था, और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून जब लागू हुई तो नीतीश कुमार ने के पाठक पर भरोसा जताया। 2016 में उन पर ही जिम्मेदारी मिली थी, 2016 में मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। ताबड़तोड़ शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से के पाठक सुर्खियों में आए थे। सितंबर 2016 में आबकारी विभाग के फिर प्रधान सचिव से हटा दिए गए, सितंबर 2016 में। और ये चर्चा थी सियासी गलियारे में के पाठक को हटाने के पीछे सियासी दबाव की चर्चा उस वक्त खूब हुई थी। फिर अगस्त 2017 को के पाठक को खनन विभाग का जिम्मा मिला, और देखिए जहां भी रहे वहां पर हड़कंप मचा। बालू माफियाओं के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी के पाठक ने, और बालू माफियाओं में भी हड़कंप मच गया था। के पाठक की काम करने की शैली बहुत तेज है, आक्रामक है। किसी भी ऑपरेशन को तुरंत शुरू करने के लिए जाने जाते हैं के पाठक। नवंबर 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर के पाठक गए थे और एनएच के एमडी बनाए गए थे, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा बैठक हुई और 24 घंटे के अंदर के पाठक को फिर से मद्य निषेध विभाग का जिम्मा मिला। और फिर से के पाठक को मद्य निषेध विभाग का जिम्मा मिलना यानी कि शराब माफियाओं की अब खैर नहीं, शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अब होगी। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश का एक बार फिर से भरोसा जीतेंगे। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं के पाठक, और इसलिए इस फैसले का असर आप इस मायने में समझ सकते हैं कि समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने जो जो निर्देश दिए, उन निर्देशों का सख्ती से पालन कैसे होगा, इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक पर भरोसा जताया है। और के पाठक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, खासतौर पर जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौत होने के बाद जो सरकार की किरकिरी हुई है, उसके बाद जरूरी है एक संदेश देना कि कार्रवाई तेज हो, शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान बड़ा हो, और ये के पाठक अब करेंगे। हालांकि शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद सियासत अपनी रफ्तार से चल रही है, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इससे शराबबंदी कानून सही तरीके से लागू होगा, तो वहीं आरजेडी नेता और विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी ने ऐतराज जताते हुए छोटे स्तर के कर्मचारी, चौकीदार और थानेदार को जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बड़े जिम्मेवार लोगों पर भी कार्रवाई हो। शराबबंदी के विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हमेशा समीक्षा हुई है, और समीक्षा में जब जब जो कमियां रही हैं उन कमियों पे काम करने का रास्ता निकाला गया। और कल भी उसी क्रम में बैठक थी, करीब 5 से 6 घंटे की बैठक चली, और जहाँ जहाँ पर हर तरह के जो फीडबैक्स थे जिला स्तर पे,
मुख्यालय स्तर पे या जो माननीय मंत्रियों का अपना फीडबैक था, उस सारे फीडबैक से माननीय मुख्यमंत्री जी भी अवगत हुए और हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई। जैसे कोई चीज़ आप लागू करते हैं, लागू करने के बाद भी कई उसके लूप होल्स बचे रह जाते हैं, तो उन लूप होल्स को भी कैसे दूर किया जाए और जिस प्रयास से बिहार में ये कानून लागू है उसको कैसे ज़मीन पे और सख्ती से लागू किया जाए और लोग भी कैसे इसके साथ आके खड़े हो। मुझे लगता है कि इस तरह की समीक्षा होते रहेगी तो इस कानून को जो नीचे तक लागू करने की जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसको हम लोग और अच्छे ये बिहार के सारे लोग जान रहे हैं कि बिहार में तथाकथित शराबबंदी पूरी तरह से पूर्णतः 100% फेल्योर है और 6 वर्षों के बाद इनकी समीक्षा की नींद खुली है और वो समीक्षा का भी इतिश्री कर रहे हैं कि चौकीदार, दफदार और थानेदार पर अपनी खींच निकाल करके। आप समझ सकते हैं कि बिना बड़े अफसरों के द्वारा, बिना एसपी और डीएम स्तर के लोग या और उससे ऊपर के लोग या बिना पॉलिटिकल लोगों के बिना ये कोनाइवेंस के इस तरह के धंधे हो सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी और कार्रवाई से संदेश साफ सीएम नीतीश कुमार का कि शराबबंदी को लेकर वो बेहद सख्ती के मूड में है, कोई समझौता नहीं। लेकिन सवाल यही कि जिस प्रकार पिछली बार के पाठक ने कार्रवाई की थी और ये बताया गया कि सियासी दबाव में उन्हें फिर हटा दिया गया, तो क्या एक बार फिर से ऐसा तो ना होगा। के पाठक क्योंकि खुले तौर पर कार्रवाई, खुले तौर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या उन्हें खुला खेल करने के लिए छूट दी जाएगी एक बार फिर से? चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, उन्हें धरेंगे, पकड़ेंगे तो फिर कार्रवाई तो नहीं होगी, ये देखना होगा। लेकिन कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश कुमार का संदेश साफ है के पाठक को वापस लाकर कि वो अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन करप्शन करने वाले गुरुजी को कैसे धरा जाए, कैसे पकड़ा जाए, जो शिक्षा के मंदिर को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन के कुलपति। और करप्शन के कुलपति इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो कुलपति जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर आरोप इतने गंभीर कि करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए गए। जिस विश्वविद्यालय से शिक्षा और ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, जिस विश्वविद्यालय को शिक्षा और ज्ञान का अलग जगाना होता है, उस विश्वविद्यालय में करप्शन का खेल चलता रहता है और उस विश्वविद्यालय में वारे न्यारे होते हैं। 30 करोड़ के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर बेहद गंभीर आरोप और निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक मगध साम्राज्य के नाम पर बने मगध विश्वविद्यालय आज कुलपति राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ भ्रष्टाचार की गंगा में नहाते थे, बल्कि अपने चहेतों को भी नहाने का मौका देते थे।
इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कोट पहना शख्स कुलपति राजेंद्र प्रसाद है और साथ में पीली शर्ट पहना शख्स कुलपति का बेहद खास सुबोध यादव है। अनुकंपा पर बहाल होने वाला सुबोध यादव कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मेहरबानी से रातों रात करोड़पति बन गया, जिसका अंदाजा सुबोध यादव की लग्जरी गाड़ी के साथ खींची गई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। वहीं सुबोध के इस आलीशान मकान की तस्वीर भी भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। बहरहाल कुलपति राजेंद्र प्रसाद के करप्शन का पर्दाफाश हो गया है। मुमकिन है अभी और खुलासे हों, लेकिन सवाल है कि आखिर कुलपति जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर कोई कैसे भ्रष्टाचार का खेल खेलते रहते हैं और किसी को खबर तक नहीं होती। गया से राजेश मिश्र के साथ पटना से मरगूब आलम, कशिश न्यूज। और अब जरा समझिए कैसे खेल चलता था करप्शन का, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहते हुए अपने चहेतों को वो काम देते थे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, और कुलपति पर 16 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। 420 धारा 420 के सेक्शन 12, 13 और 13B के तहत मामला दर्ज किया गया और ये मामला सीधे सीधे अनियमितता, गड़बड़ी और घोटाले का है। किसी बड़े शिक्षाविद पर यह बड़ी कार्रवाई है। क्या करते थे? उत्तर पुस्तिका और गार्ड की नियुक्ति और गार्ड के वेतन में हेराफेरी का आरोप है। ऐसे कामों में करप्शन के आरोप हैं। मनमाने ढंग से निविदा प्रक्रिया के खिलाफ अपने चहेते आपूर्तिकर्ता से चहेते आदमी को काम दे दिया, उसे खरीद बिक्री की। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला किया गया है ये आरोपों के मुताबिक। और ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर में छापेमारी में 1 करोड़ की अचल संपत्ति और 5 लाख नगद अब तक बरामद किए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। अब सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद कौन है, ये भी हम आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए कि विश्वविद्यालय में 47 गार्ड नियुक्त हैं, जबकि 89 गार्ड का वेतन जा रहा है। अब आगे देखिए राजेंद्र प्रसाद कौन है। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव गोरखपुर के रहने वाले हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। इलाहाबाद स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज के भी कुलपति रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद। 2019 में उन्हें मगध यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था, साल 2019 में, और राज्य विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है, जो अभी कार्यकाल बचा हुआ है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 4 बार चीफ प्रॉक्टर रहे हैं। वे डीन, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी भी रह चुके हैं। कई सारे शैक्षिक और अकादमिक पदों पर भी काम कर चुके हैं और रक्षा अध्ययन विषय के आचार्य हैं। आचार्य होकर करप्शन के आरोप बेहद गंभीर और बेहद शर्मनाक। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सवाल सिर्फ राजेंद्र प्रसाद पर को लेकर नहीं है, क्योंकि बिहार में हर विश्वविद्यालय में करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, हर विश्वविद्यालय सुर्खियों में आते रहे हैं। इससे पहले प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद से पहले प्रोफेसर देवी प्रसाद पर गाज गिरी थी। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद पर गाज गिरी थी जब वो कुलपति थे। राजभवन के आदेश पर जून 2021 को उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। आप अंदाजा लगाइए करप्शन के कितने कुलपति। प्रोफेसर देवी प्रसाद पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे। उन पर आरोप लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हुए वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक अनियमितता के आरोप लगे थे। आउटसोर्सिंग में बहाली और वेतन भुगतान में गड़बड़ी के आरोप लगे। प्रोफेसर देवी प्रसाद पर पुस्तक घोटाले के भी आरोप लगे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में जांच का वो सामना कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नियुक्ति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर की गई। इसे लेकर बवाल हुआ, सवाल उठाए सियासी गलियारे में। मार्च 2021 में विधान परिषद में इसे लेकर मामला भी उठाया गया और इसके बाद राजभवन की ओर से जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी को सहयोग नहीं देने के आरोप लगे और उसके बाद अनिवार्य अवकाश यानी इन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। तो सोचिए जरा, जिस बिहार के विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्री लेने के लिए 3 साल के बजाय 5 साल 6 साल का इंतजार करना पड़ता है, जिस विश्वविद्यालय की बदहाली को लेकर कई सारी खबरें आती हैं, रैंकिंग में हम पिछड़ते हैं, उस विश्वविद्यालय से बेहतरी के बजाय करप्शन की खबरें आए तो दुख होना लाजमी है, क्योंकि छात्रों के भविष्य पर करप्शन का ग्रहण लग रहा है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षाविद जितने हैं वो मिलकर
विश्वविद्यालय के बारे में सोचें और सरकार भी सोचे। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, आगे बताएंगे जेडीयू में कैसे अब ऊपर से नीचे तक बड़ा फेरबदल हो रहा है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट। सीएम नीतीश कुमार आज सड़कों पर निकले, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम का भ्रमण किया और म्यूजियम के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री ने सड़क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से जोड़ने वाले अंडरग्राउंड टनल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उसी योजना की शुरुआत को लेकर स्थल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसके निर्माण के बाद लोग एक ही टिकट पर पटना और बिहार म्यूजियम घूम सकेंगे। इस दौरान सीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने की योजना है, उसी का निरीक्षण किया गया और उन्होंने स्थान चयन किया कि बिहार म्यूजियम में किस जगह से वो टनल की शुरुआत होगी और पटना म्यूजियम में जाके कैसे खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का पहले से भी निर्णय है कि लोगों को एक ही टिकट में दोनों म्यूजियम देख सकते हैं। बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम के लिए अलग अलग टिकट भी नहीं होगा, एक ही टिकट से लोग दोनों म्यूजियम को देख सकेंगे। तो एक सुविधा के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है कि लोग आएँ, बिहार म्यूजियम देखें, अंडरग्राउंड टनल से पटना म्यूजियम चले जाएं और दोनों म्यूजियम को देख के बिहार का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसकी जानकारी। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपने आला अधिकारियों के साथ बिहटा भी पहुंचे और बिहटा में बनाए जा रहे करीब 25 एकड़ में बस अड्डे के लिए हर तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिए। सीएम ने बिहटा के नेवरा और कन्हौली गांव के पास चयनित जमीन का निरीक्षण किया। लगभग 25 एकड़ में बनने जा रहे इस बस अड्डे के लिए उन्होंने सबसे पहले बिहटा के नेवरा के पास जमीन का निरीक्षण किया। इसके बाद वे बिहटा सरमेरा के कन्हौली मोड़ के पास की जमीन देखने पहुंचे। उन्होंने पटना के आयुक्त आनंद किशोर, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल और जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से अगली कैबिनेट में कन्हौली के पास की जमीन के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सगुना मोड़ से बिहटा तक बन रहे लगभग 20 किलोमीटर के एलिवेटेड प्रोजेक्ट का सिकंदरपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल के पास निरीक्षण किया। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूरे एक्शन में हैं। जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ को जहां भंग कर दिया गया, वहीं लोकसभा और विधानसभा के प्रभारियों को भी हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए कहा कि संगठन में महिला और युवा और तेज तर्रार लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, इसलिए सभी प्रकोष्ठ और लोकसभा विधानसभा प्रभारी को हटा दिया गया है। जल्द ही नए प्रकोष्ठ का गठन होगा। दरअसल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने कार्यकाल में जेडीयू संगठन का विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया था और बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों और 243 विधानसभा सीटों के लिए एक एक प्रभारी और एक एक सह प्रभारी की नियुक्ति कर पार्टी में जंबो जेट पार्टी पदाधिकारियों की फौज तैयार की थी, जिसमें अधिकांश उनके चाहने वाले थे। अब इसे भंग कर दिया गया और संगठन का नए तरीके से विस्तार किया जाएगा। अभी फैसला लिया है तत्काल प्रभाव से सभी प्रकोष्ठ को और जो हमारे पार्टी के मेन जो विधानसभा प्रभारी और लोकसभा प्रभारी हैं और प्रकोष्ठ के सभी इकाई को पार्टी ने निर्णय लिया भंग करने का। इसका खास उद्देश्य ये है कि पार्टी में जो संगठन को और मजबूत करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो हमारे निचली इकाई हैं उसको और जो मापदंड है उसके हिसाब से और जो लोग अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी मौका मिले और युवाओं को भी मौका मिले, महिलाओं को मौका मिले, इसकी भागीदारी के लिए पार्टी ने सफल। और अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। पंचायत चुनाव की वजह से अटके पड़े शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को फिर गति मिलेगी। चुनाव के बाद नियोजन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 14 दिसंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये 22 दिसंबर तक चलेगी। पत्र के मुताबिक नगर में निकाय में 14 से 16 दिसंबर तक, जबकि जिला में 17 से 22 दिसंबर तक नियोजन के लिए काउंसलिंग होगी। वहीं पंचायतों में 22 दिसंबर की तारीख तय की गई। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा कोर्ट में पेशी के दौरान पत्रकार से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे आजीवन कारावास की सजा 14 साल पूरी हो चुकी है, बावजूद सरकार ने मुझे जेल में कैद किया। मुझे रिहाई देने के बजाय बदले की भावना से जेल के वार्ड में छापामारी करवाकर 4 मोबाइल की बरामदगी दिखाकर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के 14 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जमकर उल्लंघन है। निर्दोष रहते हम 14 साल 5.5 महीने से जेल में हैं। अब कितना टॉर्चर कीजिएगा। एक मोबाइल की सजा दी जाती है सेल, या तो जेल मैनुअल के अनुसार धारा 48-49 के अनुसार आपको मुकदमा, लेकिन हमको एक गुनाह की सजा 3 बार दी गई, 3 तरीके से दी गई है। इस केस में चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।